Hello students, welcome to my channel City Commerce Concept. So students, today we discuss about the modern techniques of managerial control. We have already discussed about the traditional techniques of managerial control. So today we discuss about the modern techniques of managerial control of controlling, and this is the last chapter. This is the last topic of controlling. So let's discuss. ओके सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मॉडर्न टेक्निक्स होती क्या है। मॉडर्न टेक्निक्स क्या होती है? मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग आर दोस व्हिच आर ऑफ रीसेंट ओरिजिन एंड आर कंपैरेटिवली न्यू इन मैनेजमेंट लिटरेचर। यानी कि वो टेक्निक्स जो आजकल यूज की जाती हैं हमारी कंट्रोलिंग में, हमारी कंपनीज में, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न टेक्निक्स। These techniques provide a refreshingly new thinking on the ways in which various aspects of an organization can be controlled. So ये क्या techniques होती हैं? These techniques are actually provide a new thinking कि हम किस तरीके से अपनी कंपनी में प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे हम अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए क्या है कि आजकल जो है कंपनीज में दे आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स। तो कौन कौन सी वो मॉडर्न टेक्निक्स है, आइए देखते हैं। So the first one is return on investment. Return on investment can be defined as one of the important and useful techniques. ROI can be used to measure the overall performance. Okay, the first one is ROI can be defined as a सबसे important technique जो माना जाता है वो क्या है? ROI माना जाता है, यानी कि return on investment. ROI can be used to measure the overall performance, यानी कि ये क्या करता है? कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की ये देखता है और ऑफ इट्स इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और डिवीजन, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपके डिपार्टमेंट या डिविजन्स होंगे, ठीक है, तो क्या करेगा वो उसको मेजर करेगा, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस को। और इसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं? दैट इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर दैट नेट इनकम बिफोर और आफ्टर टैक्स में बी यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजंस। यानी कि आपकी जो नेट इनकम है, यानी कि बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की जो निकालते हैं उसको वो क्या करेगा? कंपैरिजन कर सकते हैं। Total investment includes both working as well as the fixed capital invested in the business. So ROI कैसे निकालेंगे? नेट इनकम जो भी होगी कंपनी की डिवाइड बाय सेल्स इनटू सेल्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा? जो हमारी कंपनी का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आ सही जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज रेशियो एनालिसिस। सेकंड मेथड क्या है आपका? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस refers to analysis of financial statements through computation of ratios। यानी कि रेशियो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज कर सकते हैं। या आपने अकाउंट्स में भी रेशियो एनालिसिस पढ़ा ही होगा। The most commonly used ratio used by organization can be classified into the following categories. So ये कुछ ऐसे रेशियोज हैं जो कंपनी क्या करती है? यूज करती है अपने उसमें, ठीक है। कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट थर्ड मेथड कौन सा हमारा? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या बताता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमें ये बताना है कि वो क्या डिफाइन करता है कि हमारे जितने भी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो हमारे पूरा इन्वॉल्वमेंट जितना भी है उसका क्या करता है? उसके जितने भी सेक्शंस होंगे, डिविजन्स होंगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, जितने भी डिपार्टमेंट है उसके क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या करेगा? वो एनालाइज करेगा। द हेड ऑफ द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट सेट फॉर इज सेंटर। वो हर एक सेंटर के लिए क्या करता है? टारगेट सेट करता है कि मार्केटिंग का इतना होना चाहिए, फाइनेंशियल का इतना होना चाहिए, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो है वो कौन कौन से हैं? कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हो गया कि आपकी कंपनी में कितना कॉस्ट लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि कहीं वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कॉस्ट सेंटर के अंडर में आती हैं। रेवेन्यू सेंटर में क्या होता है? रेवेन्यू सेंटर में क्या होता है? एक आपके ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट होता है विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। जैसे क्या है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? रेवेन्यू जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू सेंटर। प्रॉफिट सेंटर मतलब प्रॉफिट सेंटर इज ऑल्सो एन सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसका क्या है कि दैट मैनेजर इज टोटली एंड फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं रिपेयर, मेंटेनेंस, क्या, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या करेगा? दे ऑल बी ट्रीटेड विल बी एज अ प्रॉफिट सेंटर। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर।
Investment center means that investment center is fully responsible for investment, for not only for profit. ऐसा नहीं कि सिर्फ वो प्रॉफिट ही देख रहा है. This is not only for profit but for the investment made in the center in the form of assets. की फॉर्म में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में लगाया है, सेपरेटली असर्टेन ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर द बेसिस फॉर द it basis for the judging on the performance of the center. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट देखिए क्या होता है. मैनेजमेंट ऑडिट refers to the systematic appraisal of the overall performance of the management of the organization. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चारों पॉइंट्स याद होंगे तो आप उसके बेसिस पे आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है. कोई भी आपका बोर्ड हो या क्वेश्चन एग्जाम में 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भी 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. इसलिए ट्रेडिशनल एंड जो आपका मॉडर्न टेक्निक्स है इनको जरूर अच्छे से लर्न करिएगा. तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है, मैनेजमेंट क्या देखेगा, सिस्टम अप्रेजल देखेगा, यानी कि पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेगा किसकी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की. इसका पर्पस क्या होता है, द पर्पस इज टू रिव्यू द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन फ्यूचर पीरियड. यानी कि आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को देखना, उसको रिव्यू करना, उसमें कितनी इफिशिएंसी है, कितनी इफेक्टिवनेस है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये काम किसका होता है, मैनेजमेंट ऑडिट का होता है, ताकि वो आगे फ्यूचर में होने वाली चीजों के परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव कर सके. नेक्स्ट, PERT and CPM, very 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 important students. PERT is programmed evaluation and review technique and CPM is critical part method. कभी कभी सिर्फ इसके एब्रिविएशन ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा. ओके, तो ये क्या है, दे बोथ आर द इंपॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक्स यूजफुल इन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो ये दोनों किस लिए यूज किए जाते हैं, हमारे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए यूज किए जाते हैं. These techniques therefore helpful in performing various functions of management like planning, scheduling, implementing time-bound projects involving the performance of a variety of complex, diverse and interrelated activities. तो PERT and CPM का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक्स होती हैं हमारी प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, उसको क्या करते हैं वो उसके कनेक्शन को बनाते हैं. ठीक है, उसका वो पाथ बनता है, उसको इवेल्युएट करते हैं. और ये जो टेक्निक्स है बेसिकली किसके लिए हेल्पफुल होती हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, तो प्लानिंग करना, शेड्यूलिंग करना, किसी चीज का नए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, परफॉर्मेंस की उसकी वैरायटी देखना, डाइवर्सिफिकेशन देखना, क्या हमारे इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है, ये सारी चीजें देखना PERT and CPM का काम होता है. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसलिए इसको अच्छे से लर्न करिएगा. सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मॉडर्न टेक्निक्स. आई होप कि आपको समझ आया होगा. स्टूडेंट्स, फिर भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो, अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको जरूर समझाऊंगी. तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड स्टूडेंट्स, प्लीज 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 इस चैनल को जितना हो सके आप लोगों तक पहुंचाइए, इन टॉपिक्स को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग बच्चे अपने घर में आराम से इजीली इसको पढ़ सकें. सो दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.